अब हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जीन परिवर्तन या अभिव्यक्ति का नियमन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन परिवर्तन या अभिव्यक्ति क्या होती और इसका नियमन क्या होता है। तो क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई भी जीन्स के केवल होने या ना होने से किसी भी प्रोसेस का कंप्लीशन नहीं होता। वो जीन्स क्या कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो क्या होता है कि कोई भी जीन्स का क्या वर्क है, तो वो क्या कहलाएगा कि वो अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा, केवल होने से नहीं, क्या वर्क करता है, ये अभिव्यक्ति है। अब नियमन पर बात करें तो क्या होता है कि कुछ जीन्स सक्रियता नहीं दर्शाते, तो उनको सक्रिय करना, और कुछ जीन्स ऐसे होते आवश्यकता से अधिक सक्रियता दर्शाते हैं, उतनी इंपॉर्टेंस है नहीं, तो उनकी जो आवश्यकता से अधिक सक्रियता है उसको कम करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये नियमन है। अगर कोई जीन्स निष्क्रियता दर्शा रहा है, कम सक्रियता शो कर रहा, तो उसको इंड्यूस करना, प्रेरित करना, और अगर कोई जीन्स आवश्यकता से अधिक सक्रिय है तो उसको संदमित करना, सप्रेस करना, ये होता है जीन अभिव्यक्ति का नियमन। तो इस तरह से किसी भी जीन्स का अपना वर्क प्रदर्शित करना वो अभिव्यक्ति है, और कम सक्रियता को बढ़ाना, अधिक सक्रियता को कम करना, वो नियमन है, रेगुलेशन। तो एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन में डिफरेंस क्लियर हुआ। एक और बात कर लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर से, जैसे कोई सिंगिंग करता है, तो अगर वो गायक है, सिंगर है, तो उससे काम नहीं चलना जब तक वो सिंगिंग ना करे। अगर वो सिंगिंग कर रहा, वो अपने वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा, ये एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है, प्रकटन है। और सिंगिंग को किस तरह से प्रेजेंट कर रहा, किसी भी सॉन्ग की टोन को कम ज्यादा कब कैसे करना, मीन्स किस तरह से लय हासिल करना है, ये नियमन है, ये रेगुलेशन है। तो ऐसे ही जीन्स में भी होता है, जीवों में होता है, जीन्स के वर्क को लेकर होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जीन प्रकटन का नियमन किस बैक्टीरिया में स्टडी किया गया। इस प्रोसेस के लिए ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया पर वर्क किए गए, या कह सकते हैं कि ई कोलाई बैक्टीरिया का यूज किया गया। और नियमन को दो प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, प्रेरण और संदमन, इंडक्शन एंड रिप्रेशन। तो प्रेरण जो है और संदमन जो है, ये जीन अभिव्यक्ति के नियमन को प्रदर्शित करते हैं। प्रेरण क्या होता, अभी हम लोगों ने बात की थी कि अगर कोई जीन्स इनएक्टिव है, निष्क्रिय है,
तो उसको प्रेरित करना, इंड्यूस करना, ये कहलाता है प्रेरण। संदमन क्या है? सेकंड, अगर कोई जीन्स जरूरत से ज्यादा सक्रिय है तो उसको रोकना, उसकी सक्रियता को स्टॉप करना या डिमनिश करना, सक्रियता को कम करना, ये कहलाता है संदमन। जब ये दोनों प्रोसेस अप्लाई होंगी तो जीन्स अपना वर्क सही से कर पाएगा। जिस वर्क के लिए वो जीन्स शामिल होगा, सपोज दैट प्रोटीन सिंथेसिस, तो वो वर्क अपना बहुत ही अच्छे से कर पाएगा। इस तरह से जीन क्रिप्टन और नियमन की जो स्टडी है इकोलाई पर की गई। अब बात आती है किस साइंटिस्ट ने की, तो ये ओपेरॉन साइंटिस्ट के द्वारा ऐसा बताया गया। उन्हीं के नेम पर ओपेरॉन कॉन्सेप्ट कहलाता है, उन्हीं के नाम पर इसे ओपेरॉन परिकल्पना कहा जाता है। ओपेरॉन परिकल्पना के द्वारा ओपेरॉन ने क्या बताया कि जीन्स कैसे वर्क करते हैं, कब सक्रियता जरूरी है, कब निष्क्रियता जरूरी है, इनका नियमन कैसे होता, ये इन्होंने डिस्क्राइब किया था। इन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें बताई थी कि किसकी आवश्यकता होती है इस प्रोसेस में, संरचनात्मक जीन्स और नियंत्रक जीन्स। तो संरचनात्मक जीन्स और नियंत्रक जीन्स जो हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। अब ओपेरॉन परिकल्पना तो ये कहलाती है। अब इसका प्रोकैरियोटिक सेल्स में स्टडी की थी जैकब और मोनार्ड ने। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ओपेरॉन परिकल्पना या जिसे कहें जीन अभिव्यक्ति एवं नियमन के बारे में किसने बताया? जैकब एवं मोनार्ड ने। और एक तरह से इसे ओपेरॉन मॉडल के रूप में जाना जाता है। तो जैकब और मोनार्ड को इस कॉन्सेप्ट के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। इकोलाई जो बैक्टीरिया होता है ये मनुष्य की या कह सकते हैं अदर मैमल्स की लार्ज इंटेस्टाइन में मिलता है। इकोलाई जो है वो स्तनधारियों की बड़ी आंत में पाया जाता है और इंटेस्टाइन से ग्लूकोज का यूज करता है। इंटेस्टाइन में ग्लूकोज का उपयोग करता है। अगर ये ग्लूकोज के स्थान पर लैक्टोज का यूज करने लगता है तब इसे लैक ओपेरॉन कहा जाता है। लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन क्या बताया बच्चों कि अगर इकोलाई जो आंत में है वो ग्लूकोज की जगह लैक्टोज का उपयोग करने लगे या उपयोग करे तो इसे लैक ओपेरॉन नेम दिया जाएगा। अब लैक्टोज के उपयोग के लिए इसे 3 तरह के एंजाइमों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांसएसिटाइलेज। फिर से रिपीट करेंगे। अगर लैक्टोज का यूज होना है तो 3 तरह के एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी और वो 3 तरह के एंजाइम्स कौन कौन से हैं? एक बीटा गैलेक्टोसाइडेज, दूसरा परमिएज, तीसरा ट्रांसएसिटाइलेज। और कौन से हैं? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांसएसिटाइलेज।
लैक्टोज के यूज के लिए इन 3 तरह के एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एवं ट्रांसएसिटाइलेज। तो ये प्रोटीन युक्त 3 तरह के एंजाइम्स जो हैं वो आवश्यक होते हैं। अब इन एंजाइम्स के फॉर्मेशन के लिए 3 तरह के स्ट्रक्चरल जीन्स जरूरी होते हैं। कौन कौन से? लैक-Z, लैक-Y और लैक-A। ये 3 तरह के जीन्स ये कहलाते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स या संरचनात्मक जीन्स। रिपीट करेंगे कौन कौन से? लैक-Z, लैक-Y, लैक-A। क्यों कहलाते हैं संरचनात्मक जीन्स? अभी हाल हम लोगों ने बात की कि इन एंजाइम्स के फॉर्मेशन के लिए इन जीन्स की आवश्यकता होती है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम के फॉर्मेशन के लिए लैक-Z, लैक-Y और लैक-A ये संरचनात्मक जीन्स आवश्यक होंगे। ठीक है, अब संरचनात्मक जीन्स अपना वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो वर्क एक कंट्रोल में होना चाहिए, वो कार्य नियंत्रण में होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होते हैं? नियंत्रक जीन्स, कंट्रोलर जीन्स। अब कंट्रोलर जीन्स या नियंत्रक जीन्स कौन कौन से होते हैं? RG, PG एंड OG। रेगुलेटर जीन्स, प्रमोटर जीन्स एंड ऑपरेटर जीन्स। रेगुलेटर जीन्स, प्रमोटर जीन्स एवं ऑपरेटर जीन्स। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि ग्लूकोज की जगह अगर ई कोलाई बैक्टीरिया को मैमल्स की इंटेस्टाइन में लैक्टोज का यूज करना है तो उससे पहले कुछ एंजाइम्स की इंपॉर्टेंस होगी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांसएसिटाइलेज। और इन एंजाइम्स ये संरचनात्मक जीन्स हैं, ये संरचनात्मक जीन्स हैं, इन एंजाइम के फॉर्मेशन में सपोर्टिव होते हैं। अब ये संरचनात्मक जीन्स अपना वर्क सही से करें, नियंत्रण में करें, इसलिए इनके लिए 3 तरह के नियंत्रक जीन्स आवश्यक होते हैं, RG, PG एंड OG। रेगुलेटर जीन्स, प्रमोटर जीन्स एंड ऑपरेटर जीन्स। इस तरह से ओपेरॉन कॉन्सेप्ट क्या हुआ? संरचनात्मक जीन्स प्लस नियंत्रक जीन्स। तो संरचनात्मक जीन से 3 और नियंत्रक जीन से 3 ये मिलके ओपेरॉन फॉर्मेशन करते हैं। और इस ओपेरॉन मॉडल के लिए जैकब एवं मोनाट को नोबेल प्राइज मिला था। और ये मॉडल क्लियर करता है कि किस तरह से कोई भी जीन्स प्रोटीन फॉर्मेशन कर सकते हैं, किस तरह से कंट्रोलिंग में कर सकते हैं, कौन कौन से कंट्रोलर जीन्स होते हैं, उन कंट्रोलर जीन्स के क्या रोल होते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होती हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो नियंत्रक जीन्स है उसका क्या रोल है। नियंत्रक जीन्स एक्चुअली संरचनात्मक, अभी आप बता चुके 3 तरह के जीन्स जो है नियंत्रक जीन्स, फिर से रिपीट कर लेते हैं। संरचनात्मक जीन्स का नियंत्रण करना। अब इसमें जो पहला नियंत्रक जीन्स है वो है नियामक जीन्स, RG। रेगुलेटर जीन्स, नियामक जीन्स क्या करता? इसके द्वारा क्या होता है कि जो सप्रेस एंजाइम होते हैं, दमनकारी एंजाइम होते हैं, वो स्रावित होते हैं। और जो कि OG, ऑपरेटर जीन्स यानी प्रचालक जीन्स की सक्रियता को कम करते हैं। तो इस तरह से ऑपरेटर जीन्स की सक्रियता को कम करना ये वर्क होता है रेगुलेटर जीन्स का। नेक्स्ट, प्रोत्साहक जीन्स या प्रमोटर जीन्स, PG। ये जो होता है ये क्या करता है? ये संरचनात्मक जीन्स के अनुलेखन में मदद करता, ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है स्ट्रक्चरल जीन्स के।
कौन सा? पीजी, प्रमोटर जीन्स, या हिंदी में बोले तो प्रोत्साहक जीन्स। तीसरा जो नियंत्रक जीन्स बताया गया है वो परिचालक जीन्स, मीन्स ऑपरेटर जीन्स। अब इसका क्या रोल है? इसके द्वारा क्या होता है, जो एमआरएनए का फॉर्मेशन है तो उसका कंट्रोल किया जाता। रिपीट करेंगे, परिचालक जीन्स या ऑपरेटर जीन्स का रोल एमआरएनए के फॉर्मेशन का कंट्रोल करना, एमआरएनए के फॉर्मेशन का नियंत्रण करना, ये इसका वर्क होता है। इस तरह से हम लोगों ने ओपेरॉन कॉन्सेप्ट के बारे में समझा और ओपेरॉन कॉन्सेप्ट के बारे में जाना। अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए अंगुली छापन, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। और इसके बाद जो एक टॉपिक और है और उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी तो थोड़ा सा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने के बाद हम लोग क्वेश्चंस पर बात करेंगे। तो देखते हैं अनदर टॉपिक, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पर बात करें तो आप लोगों ने एक डीएनए टेस्ट सुना होगा। जब भी कभी कोई बड़े अपराध होते हैं, क्राइम होते हैं, तब अगर क्रिमिनल की सही जानकारी नहीं मिल पाती है तो उसके लिए जो है फिंगर प्रिंटिंग या डीएनए टेस्ट की सलाह दी जाती है। ये कानूनन रिपोर्टिंग करने के बाद या जो रूल्स ऑफ रेगुलेशन है उसके बाद ही इसकी परमिशन है डीएनए टेस्ट की। हर क्राइम में इसकी आवश्यकता नहीं होती या डीएनए टेस्ट नहीं कराए जाते। जब कोई ऐसे क्राइम होते हैं कि जिसका एविडेंस नहीं मिल पा रहा, प्रमाण नहीं मिल पा रहा कि क्रिमिनल कौन है, और बहुत ज्यादा पब्लिश हो जाते हैं कुछ केसेस, तब उनको क्लियर करने के लिए बड़े लेवल पर यह टेक्निक अप्लाई की जाती है जिसे हम लोग डीएनए फिंगर के नेम से जानते हैं। क्या होता है कि ज्यादातर डीएनए की जो मैचिंग होती है तो एक ही फैमिली से बिलोंग करने वाले पर्सन में काफी हद तक सिमिलरिटीज मिलती है और अदर फैमिलीज से काफी हद तक डिफरेंस कंडीशंस देखी जाती हैं। 100% सिमिलरिटीज नहीं होती। हर व्यक्ति के डीएनए से दूसरे व्यक्ति के डीएनए में कुछ ना कुछ अंतर जरूर होता है। इसीलिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा मिलने वाले रिजल्ट हमेशा 100% राइट होते हैं। इसको कोई झुठला नहीं सकता, इसको कोई अपराधी नहीं कह सकता अगर उनका डीएनए मैच कर गया क्रिमिनल प्लेस से, या जो भी वहां पर उसका डीएनए तैयार किया गया, डीएनए की कॉपीज तैयार की गई, उससे मैच कर गया तो वो 100% ट्रूथ ही होगा। उसे चेंज या दावा उसके लिए नहीं किया जा सकता कि ये व्यक्ति वो नहीं है। अगर वो मैच कर गया तो वो किसी भी तरह से इसमें गलती नहीं होती। जैसे कि एक कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता, उसी तरह से डीएनए टेस्ट भी हमेशा राइट होते हैं। थोड़ा सा कॉस्टली होती है प्रोसेस, टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है प्रोसेस, एक्सपर्ट पर्सन के द्वारा होती है ये प्रोसेस, बट जरूरत पड़ने पर अपने इंडिया से लेकर डिफरेंट कंट्रीज में डीएनए टेस्ट की सलाह दी जाती है। क्या होता है कि कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता, किसी व्यक्ति के किसी जगह पर अगर कोई क्राइम हुआ है, कोई ऐसे मर्डर है, रेप है, कोई भी कंडीशन से किसी भी तरह का क्रिमिनलिटीज हुई है, तो उस जगह पर अगर क्रिमिनल का कोई भी
मान लीजिए ब्लड का स्पॉट है, उसका बाल है, उसने कहाँ टच किया, तो कोई भी कंडीशंस जो है, कोई भी बॉडी लिक्विड पार्ट्स हो सकता है, तो इसके द्वारा उसके डीएनए को प्रिपेयर किया जाता है। उस व्यक्ति के डीएनए को लैब लेवल पर टेक्नोलॉजी के का यूज करके उस व्यक्ति के डीएनए को तैयार किया जाता है। उसकी किस तरह से प्रिंटिंग है, डीएनए में किस तरह से लाइट बैंड, डार्क बैंड, सारी जेनेटिक कोड कंडीशन, नाइट्रोजनस बेस कितने हैं, कौन से हैं, किस सीक्वेंसेस में है, कितने गैप पर एडेनिन है, कितने गैप पर ग्वानिन है, आसपास कौन कौन से बेसिस हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो प्रिपेयर हो जाती हैं डीएनए टेस्ट के द्वारा। इसका डीएनए प्रिपेयर कर लिया जाता है इस तरह से। अब सपोज दैट किसी जगह पर कोई क्राइम हुआ, हत्या है या कोई भी क्राइम हुआ है। अब मान लीजिए 2 या 3 व्यक्तियों पर शक है कि इनमें से ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो पहले तो जहां पर कोई मर्डर या कुछ कंडीशंस हुई, तो अपराधी जो भी है अभी पता नहीं कौन है, उस अपराधी के डीएनए को प्रिपेयर किया जाता है, उसके डीएनए का पूरा डिटेल तैयार किया जाता है। अब मान लीजिए 3 पर्सन कोई भी है, उन पर शक है और 3 में से एक है उसमें अपराधी, वो कह रहे हैं हमने नहीं किया मर्डर, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, इससे कुछ नहीं होना। उन तीनों व्यक्ति का अलग अलग डीएनए तैयार किया जाएगा। तीनों व्यक्ति का डीएनए प्रिपेयर किया जाएगा और उसके बाद जो क्रिमिनल था उसके डीएनए से उसको मैच किया जाएगा। उन 3 में से जिस पर्सन का भी डीएनए मैच कर गया तो वो 100% क्रिमिनल वही होगा, चाहे वो कुछ भी कहे, लेकिन इसको कोई भी नहीं बदल सकता, क्योंकि ये टेस्ट जो होता है ये बिल्कुल 100% राइट रिजल्ट देने वाला टेस्ट होता है। तो इसमें क्या चीज चेक की जाती है? अपराधी का जो डीएनए प्रिपेयर किया गया था, अब उन 3 व्यक्तियों के डीएनए को भी प्रिपेयर किया गया और तीनों को मैच कर लिया गया, कंपेयर कर लिया गया। जिसका उससे मैच कर गया तो समझो ये व्यक्ति वही है जिसने किसी भी तरह का क्राइम किया। तो इस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए टेस्ट जो है ये काफी हद तक सपोर्टिव है किसी भी केस को सुलझाने के लिए, किसी भी प्रकार के क्राइम की मिस्ट्री है उसको क्लियर करने के लिए ये काफी सपोर्टिव होता है। तो इस तरह से ये डीएनए फिंगर वाला टॉपिक भी हम लोगों ने क्लियर किया। अब कुछ बात कर लेते हैं हम लोग, एक और टॉपिक अभी डिस्कस करेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर कुछ बात करते हैं। मानव जीनोम प्रोजेक्ट जो है इसका क्या रोल है, क्यों जरूरत है, इसकी क्यों जरूरत पड़ी मानव जीनोम प्रोजेक्ट की, ये क्या प्रोजेक्ट है, ये जो एक तरह का कॉन्सेप्ट है ये 1900 में, ये कॉन्सेप्ट जो है 1900 में दिया गया, यानी मानव जीनोम योजना 1900 में क्लियर की गई। किस लिए? जीनोम के सीक्वेंस का पता लगाने के लिए, जो भी जेनेटिक पार्ट हैं, जो भी नाइट्रोजनस बेस हैं, उनका क्या क्रम है, क्या सीक्वेंस है, इसकी जानकारी के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1900 में दिया गया। बहुत बड़ी योजना रही है
और ये एक तरह से जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे डीएनए टेस्ट, फिंगरप्रिंटिंग, तो उसी से कोरिलेट टॉपिक है, या कह सकते हैं कि उसी का रूप है। 1900 में मानव जीनोम प्रोजेक्ट दिया गया और इससे किसी भी जीव के सेल्स के अंदर जेनेटिक कंडीशन को जानने में हेल्प मिली कि अगर मान लीजिए कोई स्पीसीज है, सिमिलर स्पीसीज में काफी हद तक सिमिलर कंडीशंस मैच करती हैं, कोई अनदर स्पीसीज है तो उसका जीनोम डिफरेंट बनेगा। तो एक तरह से इसका एक लोगो तैयार किया जाता है, कंप्यूटर की भी हेल्प ली जाती है, कंप्यूटर में जो डाटा है उससे भी मैचिंग की जाती है, और ह्यूमन जीनोम जो है वो तैयार किया जाता है। ह्यूमन जीनोम अकेला नहीं, किसी भी जीव के जीनोम को तैयार कर लिया जाता है, उसको कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है, जिससे किसी अनदर पर्सन, अनदर साइंटिस्ट को अपनी रिसर्च के लिए हेल्प मिलती है, मेडिकल साइंस में हेल्प मिलती है, किसी भी डिसीज को समझने के लिए, किसी भी डिसीज को क्योर करने के लिए भी ये जो जीनोम प्रोजेक्ट है वो सपोर्टिव है। मनुष्य में बड़ी से बड़ी बीमारियां, कैंसर, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, बड़ी से बड़ी जेनेटिक एलर्जिक, कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारियां जो है उसको समझने या उस डिसीज को सॉल्व करने के लिए ये जो प्रोजेक्ट है ये काफी हद तक सपोर्ट करता है। इसकी सॉरी एक डिसएडवांटेज भी है कि किसी भी व्यक्ति के गोपनीयता भंग हो सकती है इससे, कि किसी भी व्यक्ति का पहले से पता चल सकता है कि इसे कौन सी बीमारी होने वाली है। फायदे ये हैं कि डॉक्टर समझ सकता है किसी पर्सन की टेस्टिंग के टाइम पर कि आपको फ्यूचर में ये समस्या आने वाली है, बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारी होने वाली है, तो आप पहले से सतर्क हो सकते हैं, डॉक्टर सतर्क हो सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग मेडिकेशन या गाइडलाइन तैयार कर सकते हैं, ये हेल्प मिल सकती है। लेकिन इसमें क्या एक नेगेटिविटी है कि उस व्यक्ति के फ्यूचर के बारे में पता चल जाता है कि आज से लगभग अगर आप ऐसे ही चले, आपने अगर कंट्रोल नहीं की कंडीशंस, सारी चीजों पे आपने कंट्रोल नहीं किया, प्रॉपर आपने डॉक्टर के गाइडलाइन में नहीं रहे, समय समय पे आपका खान पान डिस्टर्ब रहा, आपकी एक्टिविटीज डिस्टर्ब रही, रूटीन लाइफ डिस्टर्ब रही, तो आज से आपको 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद लगभग इस तरह की डिसीज होने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये चीजें भी ये उस व्यक्ति की गोपनीयता को भंग कर सकती हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की एक अकेली यही एक एबनॉर्मलिटीज है, लेकिन अगर पॉजिटिव कंडीशंस की बात कर लें तो काफी हद तक इनसे पॉजिटिवनेस इस प्रोजेक्ट की से हेल्प मिल सकती है, रिसर्च वर्क में हेल्प मिल सकती है, और सबसे महत्वपूर्ण है गंभीर से गंभीर बीमारियों का समय रहते पता चल सकता है। जैसे कि हम लोग बात कर लें कैंसर, आप लोगों ने सुना होगा कि अगर कैंसर का प्राइमरी लेवल पर पता चल जाए तो उसके ट्रीटमेंट काफी हद तक कारगर हैं, उससे बचाव किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी तरह से लेट कंडीशन बनती है तो प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। कह सकते हैं कि कैंसर जैसी बीमारियां जो हैं उनका अगर सही समय पर पता चल जाए तो उनको भी क्योर किया जा सकता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने ये काफी सारे टॉपिक्स डिस्कस किए, और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो एक बार पुनः मुख्यमंत्री अभ्युदय
कोचिंग ललितपुर में आप बच्चों ने बहुत ध्यान से सुना और आशा करते हैं कि इसी तरह से कंटिन्यू क्लास लेते रहिएगा और मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी योजना को सफल बनाने में साथ देते रहिएगा। जब तक आप लोग पूरे डेडिकेशन के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक सफलता के रेशियो भी डाउन हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सभी बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं तो ये योजना हम लोगों की सफल होती नजर आ रही है और जरूर सफल होगी और मुख्यमंत्री जी की ये भावी योजना को हम सब मिलकर जरूर सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग में आज फिर अगले टॉपिक के साथ मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक है तो पिछली बार जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट से पहले उसको क्लियर करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अनुवादन यानी ट्रांसलेशन क्लियर करेंगे। पिछली क्लास में हम लोग एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जेनेटिक कोड पर बात कर रहे थे। जेनेटिक कोड के बारे में आपको बताया गया था कि जेनेटिक कोड किसके लिए होता है? अमीनो एसिड से संबंधित फॉर्मेशन के लिए। डिफरेंट जेनेटिक कोड डिफरेंट अमीनो एसिड को कोड करते हैं और उनका फॉर्मेशन होता है। हम लोगों ने पिछले टर्न पर इससे रिलेटेड एक 64 कोडॉन की एक टेबल देखी थी, समझी थी और उससे हम लोगों ने ये भी जाना था कि कौन से ऐसे कोडॉन हैं जो 20 प्रकार के अमीनो एसिड फॉर्मेशन के लिए इंफॉर्मेशन रखते हैं। डिफरेंट अमीनो एसिड भी हम लोगों ने देखे थे कि कौन से कोडॉन के ग्रुप किस अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम लोगों ने पिछले टर्न पर काफी डिटेल में समझा था। और जैसे वैलिन है, एस्पार्टिक एसिड है, ग्लाइसिन है, तो डिफरेंट एलानिन है, डिफरेंट अमीनो एसिड्स और उनके कोडॉन के बारे में हम लोगों ने 64 कोडॉन वाली टेबल देखी थी जो कि 3 अक्षरों वाली थी, या कह सकते हैं कि 3 नाइट्रोजनस बेस से संबंधित थी। उसको हम लोगों ने एक टेबल के माध्यम से देखा था और कोडॉन और एंटी कोडॉन ये सारे कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने समझे थे। तीनों तरह के आरएनए की जो भूमिका होती है प्रोटीन सिंथेसिस में, तो इस पर भी डिस्कशन हुआ था। अब आज हम लोग उसी टॉपिक को आगे जनरेट करेंगे। तो जेनेटिक कोड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, विशेषताएं, उन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो है वो है क्रिक कोड। जेनेटिक कोड में डिफरेंट प्रॉपर्टीज पर हम लोग बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है क्रिक कोड, ट्रिपलेट कोडॉन। क्रिक कोड या ट्रिपलेट कोडॉन, इसके बारे में बात करते हैं। एक साइंटिस्ट थे गैमोब एक साइंटिस्ट थे और गैमोब साइंटिस्ट ने ही
जेनेटिक कोड से रिलेटेड क्रिक कोड के बारे में बताया था। क्रिक कोड एक्चुअली 20 प्रकार के अमीनो एसिड जो होते हैं, तो उनके लिए जो 64 खंड वाले कोडॉन होते हैं, तो वो कितने कितने नाइट्रोजनस बेस से बने होते हैं। आपको बताया गया था 3 नाइट्रोजनस बेस जो हैं वो मिलकर कोडॉन निर्मित करते हैं। 3 नाइट्रोजनस बेस का एक निश्चित क्रम किसी कोडॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि 20 टाइप के अमीनो एसिड फॉर्मेशन के लिए, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उसके लिए 64 कोडॉन इम्पॉर्टेंट होते हैं या आवश्यक होते हैं। तो ये गैमोव ने ही क्रिक कोड की परिकल्पना दी थी कि जेनेटिक कोड जो होते हैं वो 3 अक्षरों वाले या 3 नाइट्रोजनस बेस वाले होते हैं। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड हम लोग डिस्कस करते हैं कॉमा विहीन। सेकंड प्रॉपर्टीज कॉमालेस। जेनेटिक कोड इज कॉमालेस। जो भी जेनेटिक कोड नाइट्रोजनस बेस से बनते हैं, कोई भी हो सकते हैं। सपोज दैट UUC, और कोई भी चेक कर लेते हैं GUC। कोई भी नाइट्रोजनस बेस से बना कोडॉन 3 अक्षरों वाला होता है। ये तो हो गया ट्रिपलेट कोडॉन। अब हम लोग बात कर रहे हैं कॉमालेस। तो जो भी ये कोडॉन होते हैं, इनके बीच में कहीं भी कॉमा का यूज नहीं किया जाता। इसलिए ये सेकंड प्रॉपर्टीज इनकी जेनेटिक कोड की कह सकते हैं कि आनुवांशिक कोड जो होते हैं वो कॉमा विहीन होते हैं। इनके बीच में कहीं भी कॉमा का यूज नहीं होता है। तो जेनेटिक कोड कैसे हो गए? कॉमालेस, कॉमा विहीन। ठीक है। अब अगला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एम्बिग्यूटी। हिंदी में बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज संदिग्धता। जेनेटिक कोड जो है कभी कभी किसी ऑर्गेनिज्म में संदिग्धता शो करते हैं, मींस एम्बिग्यूटी शो करते हैं। संदिग्धता किस तरह की, क्या होती है संदिग्धता, ये क्या प्रॉपर्टीज है जेनेटिक कोड की, आपको क्लियर कराते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई एक कोडॉन एक से अधिक अमीनो एसिड के फॉर्मेशन में शामिल हो जाता है। जनरली क्या होता है कि एक कोडॉन जो है वो किसी दूसरे अमीनो एसिड के फॉर्मेशन में शामिल नहीं होता या नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी किसी जीव में यह देखा गया है कि कुछ कोडॉन ऐसे होते हैं जो कि एक से अधिक अमीनो एसिड को कोड करते हुए पाए जाते हैं। तो कह सकते हैं कि कुछ कोडॉन संदिग्धता मींस एम्बिग्यूटी शो करते हैं। तो हम लोगों ने जाना यहाँ पर कि जेनेटिक कोड जो होते हैं वो क्या शो कर सकते हैं, संदिग्धता। सभी जीवों में ऐसा नहीं होता है, एक तरह का एक्सेप्शन है, अपवाद है, कम ही देखने को मिलता है, बट ऐसा होता है कि जेनेटिक कोड संदिग्धता भी शो आउट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो है वो है अनति व्यापन।
अनतिव्यापन मीन्स नॉन ओवरलैपिंग। अब नॉन ओवरलैपिंग क्या होता? मीन्स कोई भी जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उनके कोडॉन जो होते हैं तो वो एक निश्चित एंटी कोडॉन से ही संबंधित होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई भी कोड किसी भी एंटी कोड से पेयरिंग करे, कोई भी नाइट्रोजनस बेस किसी भी नाइट्रोजन बेस से पेयरिंग करे, ऐसा नहीं होता। हर नाइट्रोजनस बेस का उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुरूप, उसके सिमिलर या उससे मैच करने वाला ही नाइट्रोजनस बेस आवश्यक होता है। तो नाइट्रोजनस बेस का फिक्स है कि कौन से नाइट्रोजनस बेस को किस नाइट्रोजनस बेस से पेयरिंग शो करनी है। ऐसा नहीं होता कि एक नाइट्रोजनस बेस किसी नाइट्रोजनस बेस से पेयरिंग कर रहा हो और वही नाइट्रोजनस बेस किसी दूसरे नाइट्रोजनस बेस से भी पेयरिंग कर ले। ऐसा नहीं होता। फिक्स होता है कि किस नाइट्रोजनस बेस को या किस कोडॉन को किस एंटी कोडॉन से कॉम्बिनेशन शो करना है। एक आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे AUC, ए कोडॉन है तो इसका फिक्स है AUU। ये एंटी कोडॉन जो है इसी से ये पेयरिंग करेगा। ये हो गया कोडॉन, ये हो गया एंटी कोडॉन। तो इससे आपको क्लियर हो रहा होगा कि जेनेटिक कोड जो होते हैं वो नॉन ओवरलैपिंग मींस अनतिव्यापन शो करते हैं। आपने देखा AUC एक कोडॉन है तो इस कोडॉन के अकॉर्डिंग एक निश्चित एंटी कोडॉन AUU ही रहेगा, कोई दूसरा एंटी कोडॉन इससे कॉम्बिनेशन शो नहीं कर सकता। तो यहां पर बिल्कुल 100% क्लियर है कि जो भी जेनेटिक कोड होते हैं वो अनतिव्यापन कंडीशन मींस नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन शो करते हैं। ठीक है, एक और प्रॉपर्टीज जान लेते हैं जेनेटिक कोड की। यूनिवर्सैलिटी, सार्वत्रिकता, सार्वत्रिकता मीन्स यूनिवर्सैलिटी। जो भी जेनेटिक कोड होते हैं तो वो यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वत्रिकता शो करते हैं। मीन्स इनमें कोई फेरबदल या एक्सचेंज नहीं होता। कैसे? जैसे हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो आप लोग ऑलरेडी जान चुके अब तक कि अमीनो एसिड्स के जुड़ने से पॉलीपेप्टाइड सीरीज बनती और बढ़ती चली जाती है। मेकिंग एंड एलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सीरीज इन प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसलेशन प्रोसेस जो होता है, अभी जस्ट इसके बाद हम लोग डिस्कस करने भी जा रहे हैं, तो उसमें यही होगा कि प्रोटीन फॉर्मेशन। तो क्या होता है कि जो वो पॉलीपेप्टाइड सीरीज का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, या कह सकते हैं कि प्रोटीन फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, तो उसके लिए सबसे पहले जो कोडॉन यूज होता है वो है AUG। AUG ये निश्चित है कि प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड सीरीज जब बनना स्टार्ट होनी है तो वहां पर AUG कोडॉन ही होगा। इसकी जगह कोई दूसरा कोडॉन हो ही नहीं सकता। तो यही है सार्वत्रिकता, यूनिवर्सैलिटी। स्टार्टिंग में ये कोडॉन होगा, इसीलिए इस कोडॉन को समारंभन कोडॉन मींस इनिशिएटिंग
कोडॉन कहा जाता है। स्टार्टिंग में ये कोडॉन होगा, इसकी जगह कोई नहीं होगा। ए श्रृंखला के निर्माण को स्टार्ट करेगा, तो ये कोडॉन जो है ये कहलाएगा शुभारंभ कर रहा श्रृंखला के निर्माण का, प्रारंभ कर रहा, तो इसीलिए इसको बोल देते हैं समारंभन कोडॉन, या इंग्लिश में बात कर लें तो इनिशिएटिंग कोडॉन कहलाता है। कौन सा? AUG। ठीक है। अब ऐसे ही जब सीरीज अमीनो एसिड जब जुड़ते चले जाएंगे, सीरीज बढ़ती चली जाएगी, तब क्या होगा? एक समय बाद प्रोटीन फॉर्मेशन का कंप्लीशन होगा। जब प्रोटीन सिंथेसिस फिनिश होगा, एंड होगा, तब वहां पर क्या होगा? अब वहां पर जो कोडॉन होंगे जो कि श्रृंखला के निर्माण का समापन दर्शाएंगे, तो उनको समापन कोडॉन कहा जाएगा, क्योंकि वो लास्ट है, एंड है। इसके बाद और कोई कोडॉन नहीं हो सकता, इसलिए उसको समापन कोडॉन ही कहा जाएगा। अब वो कौन से हो सकते हैं? UAA, UAA, नेक्स्ट UAG, UAG, another UGA, UGA। इस तरह आप ये देख रहे हैं कि जो प्रोटीन सिंथेसिस के एंड में जो कोडॉन होंगे, तो उसको टर्मिनेटिंग कोडॉन या एंड कोडॉन मींस समापन कोडॉन कहा जाएगा। तो समापन कोडॉन भी फिक्स हैं, इनकी जगह और कोई नहीं हो सकते। तो ये कौन कौन से होते हैं? UAA, UAG और UGA। इनके स्थान पर और कोई सा भी समापन कोडॉन नहीं हो सकता। इसीलिए जेनेटिक कोड कैसे होते हैं? सार्वत्रिक, यूनिवर्सल। फिर से रिपीट कर लेंगे इस प्रॉपर्टीज को। हम लोगों ने लास्ट डिस्कस कर रहे हैं कि जेनेटिक कोड कैसे होते हैं? सार्वत्रिक, मींस ये सार्वत्रिकता शो करते हैं। अब सार्वत्रिकता क्या है? सार्वत्रिकता में हम लोगों ने दो बातें की। एक प्रोटीन प्रोटीन सिंथेसिस का प्रारंभ करने वाला कोडॉन, समारंभन कोडॉन AUG। इसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस समाप्त करने वाले कोडॉन UAA, UAG, UGA। यह है समापन कोडॉन। इस तरह से हम लोगों ने जेनेटिक कोड की प्रमुख विशेषताओं पर डिस्कस किया कि जेनेटिक कोड क्या होते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज है। अब हम लोग एक दो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक कोड, आनुवांशिक कोड का महत्व क्या है। अब हम लोग इसके विशेषताओं के बाद थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जेनेटिक कोड का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। जेनेटिक कोड से किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज हुई, किसी रीजन से, किसी कारण से, उत्परिवर्तन से, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज से, किसी भी कारण से किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या चेंजेस आ गए, उसके जेनेटिक पार्ट में क्या चेंजेस आ गए, उसके डीएनए में क्या चेंजेस आ गए, उसके नाइट्रोजनस बेस पहले क्या थे अब क्या हो गए। तो ये सारी कंडीशंस जानने के लिए जेनेटिक कोड अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। तो कोई भी जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, किसी भी प्रकार के म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, इनको जानने के लिए जेनेटिक कोड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट और आवश्यक होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। अनुवादन मीन्स
ट्रांसलेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अनुवादन या ट्रांसलेशन पर। प्रोटीन सिंथेसिस में हम लोगों ने पहले जाना था ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। अब हम लोग बात कर लेते हैं उसका सेकंड पार्ट, अनुवादन या ट्रांसलेशन पर। तो अनुवादन या ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या है? डीएनए से जो आरएनए को इंफॉर्मेशंस मिली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वो है ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। अब उन्हीं इंफॉर्मेशंस के द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो जो वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, डीएनए से आरएनए में पहुंचना, डीएनए से आरएनए का बनना, तो ये सारा ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन के अंतर्गत आता है। अब जो भी इंफॉर्मेशंस हैं उनकी हेल्प से जो प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस होनी है, तो वो अनुवादन मींस ट्रांसलेशन प्रोसेस कहलाती है। अब ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है बहुत शॉर्ट टॉपिक नहीं है, इसके डिफरेंट स्टेप हैं। कौन कौन से स्टेप हैं जिनके माध्यम से प्रोटीन फॉर्मेशन होगा, या हम लोग कह सकते हैं कि तीनों तरह के आरएनए अपना अपना रोल अदा करके प्रोटीन फॉर्मेशन कराने में हेल्प करेंगे। कौन कौन से ऐसे स्टेप आएंगे जिनके माध्यम से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा? पहले हम लोग कुछ हेडिंग्स देख लेते हैं, फिर वन बाय वन इस पर बात करते हैं। जैसे सबसे पहले अमीनो अम्लों का एक्टिवेशन होगा, अमीनो एसिड सक्रिय होंगे। इसके बाद राइबोसोम का क्या रोल होगा, राइबोसोम की क्या भूमिका होगी, इस पर बात करेंगे। फिर पॉलीपेप्टाइड सीरीज फॉर्मेशन का प्रारंभ, फिर इसके बाद जो प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है उसके निर्माण का प्रारंभ कैसे होता है, कौन से कोडॉन से होता है, अभी हम लोग बात भी कर रहे थे। तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण के प्रारंभ पर बात करेंगे। इसके बाद पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बनना तथा दीर्घीकरण। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनेगी और उसके बाद वो श्रृंखला बढ़ेगी, मींस एलोंगेट होगी। तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बनना और श्रृंखला का बढ़ना यानी एलोंगेट होना, दीर्घीकृत होना, इस पर हम लोग बात करेंगे। और इसके बाद पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन, पॉलीपेप्टाइड सीरीज जो है बनने के बाद प्रोसेस फिनिश होगी। और लास्ट पॉइंट होगा मुक्त पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का रूपांतरण, मुक्त पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का रूपांतरण किसके रूप में वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी सीरीज बनने के बाद, किसके रूप में वो रूपांतरित हो जाएगी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, ये जानेंगे। तो हम लोग डिटेल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि प्रोटीन का जो संश्लेषण होना है तो उसके लिए कौन सी स्ट्रक्चर सेल्स की सपोर्टिव होती है? उसके लिए होता है राइबोसोम। और राइबोसोम वेरी माइन्यूट, बहुत सूक्ष्म कण की तरह स्ट्रक्चर होता है, एक तरह का सेल ऑर्गेनील्स होता है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनील्स होता है। राइबोसोम जो होता है एक बहुत छोटा सा कण के रूप में, कई सारी इसकी संख्या होती है, ये कोशिकांग होते हैं। और कैसे ये होते हैं? मेम्ब्रेन लेस, कोशिका झिल्ली रहित कोशिकांग होता है राइबोसोम। अब राइबोसोम बहुत माइन्यूट या बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो एक छोटा सा राइबोसोम कैसे प्रोटीन फॉर्मेशन कर लेगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है कि राइबोसोम, कई सारे राइबोसोम मिलकर एक बड़ा सा पार्ट बनाते हैं
जिसको बोल देते हैं पॉलीराइबोसोम। तो राइबोसोम जो है तो वही प्लेस प्रोटीन फॉर्मेशन का, बट कह सकते हैं कि कई सारे राइबोसोम मिलकर पॉलीराइबोसोम बनाते हैं और पॉलीराइबोसोम एक लार्ज स्ट्रक्चर बन जाती है। तो एक तरह से राइबोसोम पॉलीराइबोसोम के रूप में प्रोटीन फॉर्मेशन कराने में सपोर्ट करता है। हम लोग अब बात कर लेते हैं कि जो प्रोटीन फॉर्मेशन का पहला स्टेप है वो है अमीनो अम्ल का सक्रियण, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। क्या होता है इसमें, कैसे होता है? तो सबसे पहले जो अमीनो एसिड होते हैं, सीरीज का निर्माण तो बाद में हो पाएगा, पहले उसके लिए एक्टिव अमीनो एसिड चाहिए। तो अमीनो एसिड को सक्रिय करने के लिए एटीपी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अमीनो एसिड जो है एटीपी के द्वारा सक्रिय होता है और एंजाइम होता है अमीनो एसिड एंजाइम, और मैग्नीशियम आयन की मदद से अमीनो एसिड एडिनिलेट बनाता है और साथ में पायरोफॉस्फेट पीपीआई। फिर से रिपीट कर लें, अमीनो एसिड जो होता है वो एटीपी से क्रिया करता है, अमीनो एसिड एडिनिलेट एंजाइम और मैग्नीशियम आयन की हेल्प से, तब फॉर्मेशन होता है अमीनो एसिड एडिनिलेट एवं पीपीआई पायरोफॉस्फेट। अब जो अमीनो एसिड एडिनिलेट बन जाता है वो टीआरएनए से रिएक्ट होता है, ट्रांसफर आरएनए से जुड़ता है और एंजाइम होता है अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज की हेल्प से अमीनो एसिड एडिनिलेट टीआरएनए से जुड़ता है और कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स में, अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। साथ में एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का भी फॉर्मेशन होता है। इस तरह से अमीनो एसिड जो है वो सक्रिय हो जाता है, अमीनो एसिड का ये सक्रिय कहलाता है। अगला स्टेप देखिए जो है वो है राइबोसोम का रोल। राइबोसोम की क्या भूमिका है? राइबोसोम अभी हाल आपको बताया गया था कि पॉलीराइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से राइबोसोम जो है वो पॉलीराइबोसोम का फॉर्मेशन करता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के प्लेस या स्थल होते हैं। नेक्स्ट, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण का प्रारंभ। इसके लिए अभी आपको बताया था एयूजी कोडॉन। ये कोडॉन जो है वो श्रृंखला के निर्माण को स्टार्ट करेगा। कौन सा? एयूजी। तो एयूजी जो है ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण की शुरुआत करेगा। इसका एंटीकोडॉन क्या होगा? यूएसी। यूएसी। जब इस कोडॉन को यूएसी एंटीकोडॉन मिल जाएगा तब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बनना तथा दीर्घीकरण। अब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनेगी और बढ़ेगी, एलोंगेट होगी। दीर्घीकरण मीन्स एलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सीरीज, फॉर्मेशन एंड एलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सीरीज। स्टार्टिंग करा दिया निर्माण, उसके बाद फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। अब श्रृंखला बनेगी और बढ़ेगी। तो इसके लिए क्या होता है? सबसे पहले राइबोसोम की 2 यूनिट होती हैं, एक स्मॉल एक लार्ज। लार्ज सब यूनिट पर एक एंजाइम जुड़ता है, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। इसके बाद क्या होता है?
आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। फिर क्या होता है कि ये जो एंजाइम है वो राइबोसोम पर फैलने लगता है, परिवहित होने लगता है। तो आपको बताया श्रृंखला का बनना और दीर्घीकरण में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम का। क्या होता है? जो राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट होती है उस पर अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज अटैच होता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम परिवर्तित होता है। ठीक है। इसके बाद पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो प्रोटीन की है, जब इसका फॉर्मेशन हो जाएगा तो एक समय के बाद फॉर्मेशन फिनिश होगा, समाप्त होगी ये प्रोसेस। तो वहां पर अभी आपको बताए थे समापन कोडॉन, टर्मिनेटिंग कोडॉन। तो समापन कोडॉन जो है इस श्रृंखला के निर्माण को के समापन को शो आउट करेंगे। और वो कौन कौन है? UAA, UAG, UGA। फिर से रिपीट करते हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बन गई प्रोटीन की। अब उसके बाद कैसे पता चलेगा कि ये फिनिश हो गई प्रोसेस? सीरीज बनने के बाद वहां पर ये कोडॉन प्रेजेंट होंगे, तो ये समापन कोडॉन कहलाते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि सीरीज फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड। रिपीट करेंगे कौन कौन से हैं समापन कोडॉन? UAA, UAG, UGA, ये है समापन कोडॉन। ठीक है। नेक्स्ट, मुक्त पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का रूपांतरण, फाइनल स्टेप, मुक्त पॉलीपेप्टाइड सीरीज का रूपांतरण। तो क्या होता है कि जो ये सीरीज बन गई, अभी किसका फॉर्मेशन करेगी? ये मेनली एंजाइम फॉर्मेशन करती है, क्योंकि आपको ऑलरेडी कई बार बताया जा चुका है कि एंजाइम प्रोटीन युक्त होते हैं। कोई भी एंजाइम हो, सारे एंजाइम प्रोटीन युक्त होते हैं। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड सीरीज है ये एंजाइम के रूप में रूपांतरित हो जाएगी, या कह सकते हैं मॉडिफाइड हो जाएगी। तो इस तरह से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो है वो एक एंजाइम के रूप में मुक्त हो जाएगी। ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं कि आरएनए के क्या इसमें भूमिका है, योगदान है। प्रोटीन सिंथेसिस में आरएनए का क्या रोल है हम लोग जान लेते हैं। तीनों टाइप के आरएनए का इस प्रोसेस में क्या योगदान होता है, इस पर हम लोग शॉर्ट में बात कर लेते हैं। सबसे पहले एमआरएनए। एमआरएनए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक कोडॉन नहीं होंगे तब तक प्रोटीन फॉर्मेशन स्टार्ट ही नहीं होगा। एमआरएनए पर कोडॉन होते हैं। कोडॉन ऑलरेडी आप जानते हैं, 3 अक्षरों वाले नाइट्रोजनस बेस से बने हुए। कोडॉन जो होते हैं वो एमआरएनए पर प्रेजेंट होते हैं, और ऑब्वियसली इससे जब एंटी कोडॉन जुड़ता है तब ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो ये एमआरएनए का रोल हो गया। टीआरएनए की बात कर लेते हैं। टीआरएनए पर एक्चुअली एंटी कोडॉन होता है। एक निश्चित कोडॉन के लिए एक निश्चित एंटी कोडॉन होता है। तो टीआरएनए एंटी कोडॉन शो करता है। तो इस तरह से जो कोडॉन में इंफॉर्मेशन है, एंटी कोडॉन में वो अनुवादन हो जाता है, ट्रांसलेशन हो जाता है, या उन इंफॉर्मेशन की हेल्प से प्रोटीन बनने के लिए सपोर्ट मिलता है। तो टीआरएनए जो है, टीआरएनए क्या करता है? कोडॉन के
इंफॉर्मेशन को, संकेत को अनुवाद करता है या उसको प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है। ठीक है, अब एक और काम करता है टीआरएनए कि सक्रिय अमीनो अम्ल जो होते हैं उनको प्रोसेस में शामिल करता है। सक्रिय अमीनो अम्लों को प्रक्रिया से जोड़ने का काम करता है टीआरएनए। तो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड जो हो जाता है, सक्रिय अमीनो अम्ल जो बन जाते हैं इस प्रोसेस से, टीआरएनए उनको प्रोटीन की सीरीज से अटैच करने के लिए सपोर्ट करता है। हम लोग बात कर लेते हैं आरआरएनए। आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए है। ये राइबोसोम के फॉर्मेशन के लिए है और राइबोसोम जो है वो पॉलीराइबोसोम बनाते हैं और पॉलीराइबोसोम पर प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। ओवरऑल कह सकते हैं कि राइबोसोम जो है ये प्रोटीन संश्लेषण के स्थल कहलाते हैं। इस तरह से ये तीनों प्रकार के आरएनए जो हैं वो प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए सपोर्टिव हैं और इस तरह से ये प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया राइबोसोम, तीनों प्रकार के आरएनए और डीएनए और कुछ एंजाइम्स की हेल्प से कंप्लीट होती है। तो इस तरह से हमने आपको सारा प्रोसेस क्लियर कराया। जेनेटिक कोड क्यों जरूरी है, कोडॉन एंटीकोडॉन क्यों जरूरी है, क्या होते हैं, राइबोसोम का क्या रोल है, तीनों तरह के आरएनए क्या योगदान देते हैं। तो ये सारी कंडीशंस जो है वो मिलकर प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए सपोर्टिव होती हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जेनेटिक कोड को कंप्लीट किया, जेनेटिक कोड की विशेषताओं के बारे में जाना, जेनेटिक कोड के इंपॉर्टेंस के बारे में जाना, प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड ट्रांसलेशन मींस अनुवादन के बारे में समझा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज ये प्रोटीन सिंथेसिस और जेनेटिक कोड को कंप्लीट कराते हुए प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट किया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं